chemical equilibrium. जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर इंजीनियर्स, स्पेशली जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 11 की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसकी रीज़न क्या है कि जितने भी प्लांट पे रिएक्शंस होते हैं कि हमने उसको कितना इनपुट दिया है और उससे हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, इस तमाम कैलकुलेशन को हम रिएक्शन काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 11 और केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज जो स्टूडेंट हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 8, सबसे पहले आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ। चैप्टर नंबर 8 में सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस में हम सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, उसके बाद रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये जो स्टूडेंट आप लोगों ने टॉपिक बता रहा हूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन, क्लास 10th में भी पढ़ा था और ग्रेजुएशन की केमिस्ट्री में भी है। लॉ ऑफ मास एक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम इसके यूनिट्स देखेंगे, केसी की वैल्यूज देखेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसके बाद रिलेशनशिप आ जाएगा, ली शेट्रे प्रिंसिपल आएगा, ionization constant of an acid, ionization constant of a base, Henderson's equation, Lowry-Brownsted concept, pH scale. What is meant by pH scale? Presence of hydrogen ion. ठीक है, जिसमें हम कहते हैं ना presence of hydrogen ion, this is called pH and pH is equal to minus log of H positive ion. उसके बाद next इसका रिलेशनशिप आ जाएगा और सेकंड लास्ट टॉपिक आता है कॉमन आयन इफेक्ट। उसके बाद सॉलिबिलिटी एंड फैक्टर इफेक्टिंग ऑन इट, इक्विलिब्रियम ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं KSP। KSP स्टैंड फॉर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो हम इस चैप्टर में बच्चों सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्लियर? हमने इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, एक जनरल रिएक्शन में लिखता हूं A + B इज कन्वर्टेड इनटू अ C + D। जो चीज आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है, लेफ्ट साइड पे जो होती है, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। इसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स। और जो चीज राइट साइड पे है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स। अब देखो आपके पास बच्चों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, इट्स मीन 100%। अभी हमने रिएक्टेंट्स को रिएक्ट नहीं किया, तभी इसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम कितनी है? 100%। अभी जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट ही नहीं हुए तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ही नहीं हुई। प्रोडक्ट की परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 0%। व्हेन रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर, जैसे रिएक्टेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी डिक्रीजेस, और इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर अगर 90% हुई तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 से इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी? 10%। इसकी परसेंटेज अगर 80 होती है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 20%।
इसकी अगर मैं कहता हूँ 70% होती है तो इसकी बच्चों कितनी हो जाएगी 30%। इसकी अगर 60% होती है तो इसकी कितनी हो जाएगी 40%। इसकी अगर 50% हो जाए इसकी भी कितनी हो जाएगी 50%। ऐसी कंडीशन जिस पे दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाए उस स्टेज को हम क्या कहते हैं डायनामिक डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे बच्चों उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम। वंस अगेन सुन लें, मैंने बच्चों आपको क्या बताया, मैंने कहा कि एक जनरल रिएक्शन है जिसमें A प्लस बी इज कन्वर्टेड इनटू C प्लस डी। जब हमारे पास A और B क्या चीज है रिएक्टेंट्स हैं, C और D क्या चीज है आपके पास प्रोडक्ट है। जब रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट ही नहीं किया तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी मैक्सिमम। इसको हम ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के इन बिटवीन कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैक्सिमम है। जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैक्सिमम होगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी मिनिमम। जैसे रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही है डिक्रीज हो रही है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जा रही है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आया जब दोनों की कंसंट्रेशन 50-50% हो गई, सेम हो गई। उस स्टेज को हमने क्या कहा डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या हमने कहा डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसी से हम रिवर्सिबल की डेफिनेशन बना सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन आर दोस टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच गोज इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज अ बैकवर्ड डायरेक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है जो जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है उतना ही रिवर्स डायरेक्शन में एक्ट करे, उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल रिवर्सिबल रिएक्शन में मैं एग्जांपल दे सकता हूं किसकी कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट की बच्चों जैसे आप डीकम्पोजिशन करेंगे देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह और एग्जांपल PCl5, इसकी जैसे आप डिसोसिएशन करेंगे देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ PCl3 एंड Cl2। और एग्जांपल एक और एग्जांपल देखते हैं डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया। जैसे आप अमोनिया को डिसोसिएट करेंगे तो नाइट्रोजन में और साथ किस में बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन में। दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। और इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है रिएक्टेंट्स गोज इनफ reactants are converted into a product but product is not converted into a reactant. This is the example of irreversible reaction. Irreversible reaction में हम zinc plus hydrochloric acid, when zinc is react with hydrochloric acid then it is converted into zinc chloride और साथ कौन सी गैस बच्चों इवॉल्व होगी हाइड्रोजन गैस। वंस अगेन सुन लें रिवर्सिबल मैंने बताया जो फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड वो डायरेक्शन में एक्ट करता है, दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। और इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है जो जस्ट मूव करेगा रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू अ रिएक्टेंट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। इज इट क्लियर? यहां तक बच्चों को क्लियर हो गया है? चले उसके बाद ये तो इसमें तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स आ सकती हैं। केमिकल रिएक्शंस में आपको आइडिया होगा कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो इमीडिएटली हो जाते हैं, फौरन होते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। कुछ रिएक्शन बच्चों ऐसे होते हैं जो आवर्स बेसिस पे होते हैं, कुछ डेज बेसिस पे होते हैं, कुछ वीकली बेसिस पे होते हैं, कुछ ऐसे जिसकी कंप्लीशन के लिए ईयर भी रिक्वायर्ड होता है, एक साल भी लग जाता है।
For example, when acid is react with the base, then it is converted into salt and water. Immediately reaction हुआ. इसी तरह अगर मैं कहता हूँ रस्टिंग ऑफ आयरन इमीडिएटली नहीं होता, उसके लिए क्या होता है, वो टाइम कंज्यूमिंग होती है. ऑलमोस्ट 7 to 10 days रिक्वायर्ड होते हैं आयरन के ऊपर रस्टिंग के लिए. ठीक है, तब जाके बच्चों उसके ऊपर रस्टिंग होती है. तो इसमें रिएक्शन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन. उसके बाद फिर मैंने अभी एक शॉर्ट सा टॉपिक आपको बताया. क्या मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज द बेसिक, व्हाट इज मेंट बाय डायनामिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए भी हम इसी इक्वेशन को रखेंगे कि ए और बी क्या चीज है, रिएक्टेंट, सी और डी क्या चीज है, प्रोडक्ट. अभी रिएक्टेंट को हमने रिएक्ट नहीं किया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैक्सिमम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मिनिमम. यहां से देख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैक्सिमम और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मिनिमम. रिएक्टेंट्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, और प्रोडक्ट के लिए कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी. इज इट क्लियर. जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होती जा रही है, डिक्रीज, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, इंक्रीज. एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे दोनों की कंसंट्रेशन बच्चों क्या हो गई है, सेम हो गई. उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम. क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम. इसके लिए और भी एग्जांपल दे सकते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन इज रिएक्ट विद आयोडीन, then it is converted into a hydrogen iodide. जब हम हाइड्रोजन और आयोडीन को आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन जो मैक्सिमम थी वो ऐसा ऐसा मिनिमम होनी स्टार्ट हो जाएगी, और प्रोडक्ट की जिसकी कंसंट्रेशन मिनिमम थी उसकी कंसंट्रेशन बच्चों आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम. क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम. इसमें बच्चों नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप लोग इजीली दे सकते हैं. यहां तक बच्चों को क्लियर हो गया. अच्छा, इसमें और भी एग्जांपल आप और कौन सी एग्जांपल दे सकते हैं. इसके लिए आप एग्जांपल, एक तो ये हो गई हाइड्रोजन आयोडाइड की, उसके बाद PCl5 की, CaCl, CaCO3 की, अमोनिया की. और अगर एग्जांपल देना चाहें आप तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, CH3COOH. क्या नेम होता है बच्चों इसका, एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एथानोइक एसिड. जैसे आप एसिटिक एसिड को एथानॉल के साथ रिएक्ट करेंगे तो देन प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOC2H5 इथाइल एसीटेट प्लस वाटर. ये जो दोनों चीजें नजर आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. ये है रिएक्टेंट्स हैं. जैसे बच्चों आप रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करेंगे देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट. बिफोर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, मैक्सिमम. जैसे रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मिनिमम होती जाएगी और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी इंक्रीजेस. एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम. क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम. यहां तक बच्चों को क्लियर हो गया. अच्छा ओके. इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है, लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन आप लोगों ने पढ़ा था, उसके जनरल मेन चीजें भी फिलहाल मैं बता रहा हूँ. लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए सबसे पहले माइंड में रखना है रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रेट is directly proportional to the concentration of reactants. ठीक है, अभी मैं करवाऊंगा डिटेल में, मैं अभी आपको आइडिया दे रहा हूँ. अब रेट की जगह भी आप इसको यूं लिख लें, शॉर्ट फॉर्म, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
is directly proportional to the concentration of reactant, and rate of reverse reaction directly proportional to the concentration of product. इतनी बात समझ आ गई है? हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम कब स्टैब्लिश होगा? जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड है उतना ही रेट ऑफ रिवर्स होगा। जब दोनों की कंडीशन सेम होगी देन हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम विल बी स्टैब्लिश। ठीक है, जिस तरह आपने देखा होगा बच्चों, जिस तरह एक गेम है टग ऑफ वॉर, उसमें क्या होता है, एक टीम ए है एक टीम बी है। टीम ए यहाँ पे फोर्स लगा रही है, टीम बी दूसरी तरफ फोर्स लगा रही है। अगर दोनों की फोर्सेस इक्वल है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, जो रूप है तो वो कांस्टेंट डायरेक्शन में इस तरीके से रहेगा। और अगर टीम ए की फोर्स ज्यादा है तो वो ए की तरफ मूव कर देगा, टीम बी की फोर्स अगर ज्यादा है तो बी की तरफ मूव करेगा। अगर दोनों की फोर्सेस सेम है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो उस स्टेज को हम क्या कह सकते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम। इतनी बात समझ आ गई आपको? नेक्स्ट बच्चों आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट के लिए हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन का आगे फर्दर हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय लॉ ऑफ मास एक्शन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और सिंपल सी डेरिवेशन है। ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन में होगा क्या? एक जनरल इक्वेशन हम वही लिखेंगे, a प्लस बी इज कन्वर्टेड इनटू a c प्लस d। बड़े गौर से सुनते जाए, बहुत इजी टॉपिक है। लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन में बच्चों होगा क्या? एक जनरल इक्वेशन है, a प्लस बी इज कन्वर्टेड इनटू a c प्लस d। ए और बी रिएक्टेंट है, सी और डी क्या है? प्रोडक्ट। हम इसमें लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्लेस करेंगे तो के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी एंड डी। तो हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को के आर कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। according to chemical equilibrium constant, we know that rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction। ठीक है, इसका आंसर क्या था? kf into concentration of A concentration of B is equal to kr concentration of C and concentration of D। ये मल्टीप्लाई हो रहा है kr, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। kf ओवर kr इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों? रिएक्टेंट आ जाएगा। We know that the product of kf over kr, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? kc। What is meant by kc? Chemical equilibrium कांस्टेंट। केसी का मतलब कनेट कॉलेज नहीं समझना, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो केसी क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको आप जनरल बेसिस पे केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर बच्चों इसके कोफिशिएंट्स आ जाएं, then coefficient is converted into a power। coefficient किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पावर में। concentration of product over concentration of reactant। ठीक है, concentration of product over concentration of reactant। तो यहां तक आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से रेडी करना है। कहां तक? लॉ ऑफ मास एक्शन तक। मुझे कितना रेडी? बाकी फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे।
कल मैं वंस अगेन लॉ ऑफ मास एक्शन प्लस यूनिट्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कल हम यूनिट्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, इसको अच्छे तरीके से रेडी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लगा दो।